Hello everyone, welcome to the LearnCart family. Download the LearnCart app for CA Inter and Foundation classes. Your one-step destination for all your inter and foundation classes need. Now let me take you to a tour of the app. जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो ये है आपका ऐप का इंटरफेस. दिस इज द होम स्क्रीन. As you can see, you can watch free videos as well. Click on the area where the arrow is showing and you can watch the free videos as well. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. अगर आपको प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो आप ऐप के नीचे होम स्क्रीन के नीचे आपको टास्क बार दिखेगा जहां पर स्टोर का आपको ऑप्शन दिखेगा. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दिस ऑप्शन. दिस इज द स्टोर फ्रंट वेर यू विल फाइंड ऑल द प्रोडक्ट्स एंड इफ यू स्क्रॉल अप यू विल फाइंड सम मोर प्रोडक्ट्स. नाउ अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर आप क्लिक करके उसकी जानकारी जानना चाहते हो तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर आप क्लिक कीजिए एंड देन यू विल फाइंड दैट प्रोडक्ट डिटेल्स आउट देयर. Preview for every product and every video is available. You can find details like what is the name of the product, what you are getting with it, what about notes and everything else. अब हर प्रोडक्ट के वीडियो का आपको एक डेमो भी मिलेगा. जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन 1 पे आपको इस एरिया पर अगर आप क्लिक करोगे तो जैसे ही स्क्रीन 2 पे आपको दिखे कि वो वीडियोस आपको दिख जाएंगे एंड एवरी वीडियो का प्रीव्यू आपको अवेलेबल है. लाइक तो आपको वीडियो पहले आप डेमो देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप बाय करेंगे. This is what it is. So hope you like it. Thank you once again. And yes, do not forget to download the LearnCart app for CA Inter and Foundation classes. राइट सो हम लोग चालू करेंगे आपके EIS के साथ. EIS SM being one of the smallest subject of your group 2. बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है, इसके भरपूर मजे लेना है आपने. बिकॉज मैं आपको दिखा दूँ बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है आपका. बट अभी जो रिजल्ट आए हैं पीछे वो ये दर्शाते हैं कि बच्चों ने थोड़ा सा यहाँ पर अगर मेहनत करते तो डेफिनेटली आपको एग्जामेशन मिलेगा. थोड़ा सा बेसिक सा पार्ट आपको बता देता हूँ EIS SM के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल अ मिथ दैट EIS एंड SM इज ऑल अबाउट कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग. ऐसा कुछ भी नहीं है. ये कंप्यूटर की स्टडी नहीं है, कंप्यूटर के रिलेटेड कैसे यूज करना है उसकी स्टडी. मैं हमेशा से कहता हूँ देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स. एक होता है क्रिएटर और एक होता है उसका यूजर. तो हमको बेहतरीन हम यूजर बन सकते हैं बिकॉज इंजीनियर तो हम लोग है नहीं. तो हम लोग बेहतरीन यूजर्स बन सकते हैं. तो आप इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि आप इस यूजर बेस को आराम से सीखो बिकॉज ये आपके लिए करना ज़रूरी है. बिकॉज जब आप CA बन जाओगे तो आज की दुनिया में तो विदाउट सॉफ्टवेयर कोई काम ही नहीं चलता. मैं आपको बता दूं जितनी अकाउंटिंग आप CA फाइनल में जब बनते हो CA, आपकी पूरी जो जर्नी होती है फाउंडेशन इंटर फाइनल, आप जितनी फिजिकल एंट्रीज पास करते हो उतनी एंट्रीज आपको रियल लाइफ में पास करने की जरूरत ही नहीं. भाई बिकॉज सॉफ्टवेयर है. आपने शायद टैली का नाम सुना होगा. उसके बाद बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर है. क्विक बुक्स है, profitbooks.in है, जीरो करके है. तो ये सारे के सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो आपके लिए अकाउंटिंग करके देंगे. मतलब आपको सिर्फ उसमें डेटा फीडिंग करना है और वो लेजर पोस्टिंग वो सारा चीज़ ऑटोमेटिकली होता है. तो टेक्नोलॉजी का नॉलेज आज के CAs के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है. और यही इसको ही मद्देनजर रखते हुए ऐसे नहीं आपके सिलेबस को डिज़ाइन किया. तो एक सब्जेक्ट का नाम रख दिया उन्होंने EIS और दूसरे का उन्होंने रख दिया SM. अभी आप बोलोगे सर इन दोनों में एज सच कोई कॉम्बिनेशन है क्या, लाइक एक के दूसरे पर डिपेंडेंट है? ऐसा कुछ भी नहीं है. बोथ आर कैरिंग 50 मार्क्स ईच. 50 SM एंड 50 EIS. और इसका भी ब्रेकअप आप जानते हो. 15 गोज फॉर MCQ पैटर्न एंड 35 मार्क्स इज योर थियोरी पेपर. दिस इज व्हाट इट इज. सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, 15 यहाँ पर भी एंड 35 यहाँ पर भी. अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि क्योंकि आपके MCQ में अगर आप देखो तो टोटल 30 मार्क्स आपके यहीं कवर हो जा रहे हैं. तो 70 मार्क्स का ही पेपर लिखना है. तो EIS SM में ये प्रॉब्लम आने ही नहीं वाला आपको कि मेरे को पेपर लिखने को टाइम नहीं मिला. नॉर्मल केस में नहीं आना चाहिए. अगर आपने पूरी पढ़ाई करी है, सब कुछ आपको अच्छे से लर्न है वगैरह सब कुछ है, तो पेपर बड़ी आसानी से 2.5 घंटे में कंप्लीट हो सकता है. एंड 20 मिनट्स आर इनफ फॉर दीज 30 मार्क्स. और सबसे मज़े की बात तो ये है कि इस MCQ में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है. तो सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करके आने. अब इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा यहाँ पर MCQ के पैटर्न को चेंज किया है. पहले MCQ होते थे नॉर्मल, मतलब बुक से कोई भी क्वेश्चन उठाए उसके 4 ऑप्शन दे दिए और चलो भाई KBC खेल लो वहाँ पर. लेकिन अब यही MCQs केस स्टडी वाले हो चुके हैं. केस स्टडी जैसे आप अकाउंट से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो कि एक कंपनी बी कंपनी दोनों मर्ज गए और फिर वो अमालगमेशन AB लिमिटेड कंपनी बन गई और फिर उसका आपको डेटा दिया जाता है और उसके ऊपर से यू सॉल्व द प्रॉब्लम. इसी तरीके से EIS और SM दोनों में भी अब आपको मिलने वाले हैं केस स्टडी वाला पॉइंट. मतलब आपको बताएंगे कि ये बहुत सारा बिजनेस है, इसका 7 कॉन्टिनेंट्स में इनका बिजनेस फैला हुआ है, ये ग्लोबल कंपनी है, इसके इतनी मैन पावर है, इसके ये प्रोडक्ट लाइन है, इसकी ये स्ट्रैटेजी है.
अब बताइए कि एज अ स्ट्रैटेजिस्ट आप क्या करोगे। ये हो गई एसएम की केस स्टडी, मतलब उसमें अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। और ईआईएस की केस स्टडी की मैं बात करूँ तो ईआईएस में कैसे क्वेश्चंस आएंगे कि यू आर अ टेक्नोलॉजी ऑडिटर, आपको बोलेंगे कि भैया तुम हो टेक्नोलॉजी ऑडिटर, और आप जाके देखो कि क्या चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, कौन सी चीज़ें आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या है। एक आईटी कंपनी में तुम एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हो या एज अ टेक्निकल असिस्टेंट तुम ज्वाइन हो गए, तो वहाँ पे सजेशन तुमको देना पड़ेगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिलेटेड। तो ऐसी कुछ केस स्टडीज आएंगी आपको ईआईएस में और एसएम में। ये ब्रीफली मैंने आपको बताया बिकॉज बेटा ये 15 मार्क्स और ये 15 मार्क्स ये आपके हक के मार्क्स हैं। इनको बिल्कुल आपने यहाँ पर आपको आउट ऑफ मार्क्स आना ही चाहिए। यहाँ अगर आपने आउट ऑफ मार्क्स ला लिए तो EISSM में 60+ स्कोर करना बहुत ज़्यादा आसान है। वन ऑफ माई स्टूडेंट फ्रॉम 2019 बैच, नवंबर 2019 का मेरे बैच से वन ऑफ द स्टूडेंट हैड स्कोर्ड 82 मार्क्स इन EISSM। कैन यू बिलीव 82 मार्क्स। एक ही उसका फंडा है, उन्होंने इस पे बहुत ध्यान दिया। 30 मार्क्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर योर मेक और ब्रेक। अंडरस्टैंड, अगर 5 मार्क का थियोरी क्वेश्चन आ रहा है उसमें तुमने 1.5-2 पेज भी लिख दिया तो कितना मिलेगा, मिलके 4 ही मिलेगा, 4.5 मिलेगा, लेकिन यहाँ तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल सकते हैं। ये एक आपको ध्यान रखना है। तो मैं पेपर को मतलब सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो MCQ पे हमको बड़ी बढ़िया तरीके से ध्यान देना है। दूसरा एरिया जो स्कोरिंग होता है आपके EISSM में, जो EIS का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लो चार्ट। क्या इसके बारे में कभी पहले आपने सुना है? बताना एक बार, येस और नो। हैव यू हर्ड अबाउट इट? क्या आपने इसके बारे में सुना है, फ्लो चार्ट के बारे में? यस सर। यस सर। तो बताइए क्या होता है फ्लो चार्ट, सुना है तो बताइए, व्हाट इज फ्लो चार्ट? सर वो एक मतलब ऐसे डायग्राम जैसे रहता, मतलब जहाँ पे बताते कि यहाँ से ये प्रोसेस हो गया फिर ये ऐसा। अच्छा, कुछ डायग्राम की तरह होता है मतलब, राइट। तो बेसिकली फ्लो चार्ट इज नथिंग बट सॉफ्टवेयर बनने के पहले की ब्लूप्रिंट होती है। इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ सॉफ्टवेयर। ब्लूप्रिंट ऑफ सॉफ्टवेयर मतलब देखो, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको एग्जांपल रिलेट करवाते हैं। जब आप अपने सपनों का घर बांधोगे तो उसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले आप आर्किटेक्ट से प्लान जो है वो बनवा के लोगे। हो सकता है कि आप उसमें थोड़ा सा वो 3D एंगल में भी आपको बताए कि आपका रूम कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, आपका हॉल कहाँ होगा, आपका किचन कहाँ होगा, आपकी लॉबी कहाँ पे होगी, गार्डन कैसा दिखेगा, बाहर कार की पार्किंग कैसी होगी, टेरेस कैसा होगा, आपके घर का एलिवेशन कैसा होगा। तो घर बनने से पहले पूरा पिक्चर क्लियर है आपके सामने कि कैसा बनेगा। तो बस यही सेम कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर की दुनिया में, कि सॉफ्टवेयर बनने से पहले हमको पता होना चाहिए कि इसमें डेटा जाएगा कहाँ से, प्रोसेसिंग क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, कौन आउटपुट देगा, कौन इनपुट देगा, कितनी प्रोसेसिंग होगी, इसकी स्टेजेस क्या क्या होंगी। ये इतनी सारी बातें सब कुछ जो है वो आपको फ्लो चार्ट से पता चलती है। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि फ्लो चार्ट क्या है, आपके बनने वाले सॉफ्टवेयर की पहले की स्टेज है। इट इज़ अ ब्लूप्रिंट, ये आर्किटेक्चरल प्लान है कि कैसे आपका सॉफ्टवेयर बनेगा। तो आपके सिलेबस में फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है, तो इसको बनाने के प्रैक्टिकल से प्रॉब्लम हम लोग सीखेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ये थी कुछ बेसिक सी बातें। अब आपकी जो क्लास है हम इसकी शुरुआत करेंगे EIS से, राइट। EIS हम इसकी शुरुआत करेंगे। देर आर टोटल 5 चैप्टर्स इन EIS, टोटल 5 चैप्टर्स आर देर। इसकी सीक्वेंस कैसा होगा पढ़ने का, लाइक विच चैप्टर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड लाइक व्हाट विल बी द सीक्वेंस। तो हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 2। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 3, आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 1 एंड लास्ट में हम चलेंगे चैप्टर नंबर 5 पे। अब अंडरस्टैंड करना कि सर आपने ऐसा क्यों रखा, लाइक वाई ये आप फर्स्ट चैप्टर पहले क्यों नहीं लिए। बेटे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये लॉजिकल सीक्वेंस है। बिकॉज अगर हम चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे तो चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू, लेकिन ओवरव्यू समझने के लिए और आपको समझाने के लिए उसका बैकग्राउंड आपको आना जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में कंट्रोल होना जरूरी है। ये चैप्टर 1 में लिखा हुआ है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ये चैप्टर 4 में लिखा हुआ है। तो पहले क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद समझेंगे कि उस पर कंट्रोल कैसे रखे, राइट। तो कुछ इस हिसाब से हमारा सीक्वेंस होगा, चैप्टर 4 सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फिफ्थ, ये हमारा जो है बेटा सीक्वेंस चलेगा इस हिसाब से। अब पढ़ाने का पैटर्न कैसे होगा, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उस चैप्टर के चार्ट्स को देखेंगे। समझ रहे हो, मतलब जंगल में जाने से पहले, जंगल में जाके मंगल होने से पहले कितना बड़ा ये जंगल है, कहाँ कहाँ से रास्ता, कहाँ से एग्जिट है, कहाँ से एंट्री है,
ये सारी चीज़ें हम पहले ही देख लेंगे कि कितने सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, उसमें कितने सब पार्ट्स है, कितने सारे क्वेश्चंस है, कौन सी कॉन्सेप्ट आ रही है, ताकि एक बर्ड्स आई व्यू, वी कॉल इट द बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू। कभी आपने ईगल को देखा है शिकार करते हुए? पहले वो ऊपर होवरिंग करेगा, पहले वो देखेगा कि कहाँ पे शिकार है, क्या है पैरा, उसका पूरा जजमेंट लेगा और उसके बाद जाके इट विल अटैक। हम सेम करेंगे, हम पहले पूरे चैप्टर को नाप लेंगे ऊपर से कि कितना चैप्टर है, क्या कॉन्सेप्ट है, कितने मार्क्स के लिए क्या क्या वेटेज किधर क्या है, उसके बाद उस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। मतलब चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको चैप्टर के बारे में आइडिया आ जाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली द नॉर्मल चीज़ जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाई जाएंगी और थोड़ा सा रीडिंग टाइम आपको क्लास में दिया जाएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ बातें क्लैरिफाई कर लूँ। रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन EISSM, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते कि जो मेमोरी टेक्निक वाले आंसर बहुत सारे हम आपको देंगे, मेमोरी टेक्निक वही आंसर याद रखेंगे, या फिर जो उनको ईजी लगता है वही याद रखेंगे, और जिस चीज़ को वो नहीं पढ़ते वहीं से भैया आ जाता है MCQ। बिकॉज आप समझ रहे हो MCQ की पावर बड़ी खतरनाक है। आपके सिलेबस के किसी भी छोटे कोने से उठा करके वो क्वेश्चन को पूछ लेंगे, और अगर तुमने वो नहीं पढ़ा हो तो फिर तो आप ब्लैंक ही हो जाओगे, फिर तो आपको जय माता दी लगाना पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन जय माता दी में भी सिर्फ 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है, करेक्ट। और एग्जाम के प्रेशर में वो जय माता दी भी कभी कभी जो है वो काम में नहीं आता। तो ये कुछ पैटर्न होगा आपको पढ़ाने का कि चार्ट्स पढ़ेंगे, फिर कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आपको रीडिंग का टाइम दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरे साथ इस फ्लो में चलो तो 70-80% रीडिंग आपका क्लास में ही हो जाएगा। ठीक है जी, आपका क्लास में ही रीडिंग हो जाएगा। दिस इज व्हाट इट इज। अब सर ये MCQ आप कैसे सॉल्व करवाओगे? तो बेटा MCQ के लिए हमने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक बनाया है, मोर देन 900 क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिवाइडेड। वो मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो वो फ्रीली PDF डाउनलोडेबल है, वो हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप जो है आराम से इसको ले सकते हो। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू बी। अब हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 4 से, लेकिन शुरुआत करने से भी पहले EIS में कुछ ऐसी बेसिक सी कॉन्सेप्ट्स है जो हर चैप्टर में आ रही है, तो पहले उन कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे और उसके बाद EIS की जो है वो शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी डेडिकेटेड टू कॉमन पूल कॉन्सेप्ट। अच्छा, रिद्धि हैज रेज अ हैंड। बताओ रिद्धि, क्या डाउट है आपका? रिद्धि जी बताइए, यू हैव रेज द हैंड या गलती से हो गया? रिद्धि कुछ बोलना चाहते हो आप? आई गेस नॉट। चलिए, विल मूव फॉरवर्ड। सर हाँ बोलिए। कैन यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रही है मेरे एंड पे। ओके सर। यस, इट्स ऑलरेडी बीइंग रिकॉर्डेड एट माय एंड, डोंट वरी। लेट मी जस्ट चेक वंस। या इट्स बीइंग रिकॉर्डेड। चलिए, अब हम जो है आगे बढ़ेंगे और कॉमन पूल कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे। सो आज का जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी डेडिकेटेड टू कॉमन पूल कॉन्सेप्ट्स। कॉमन पूल कॉन्सेप्ट्स, ये हमारा फंडा है पढ़ाने का, कि पहले ही दिन बच्चों को वो सारा पढ़ा दो जो पूरे सिलेबस में आने वाला है। ये आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब इसको हल्के में ना लेना। हो सकता है कि सिलेबस में आगे जाके मैं आपको बताऊँ कि अच्छा वो देखो पहले दिन मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट बताई थी ना, वो इधर एप्लीकेबल है। ठीक है ना, बिकॉज ये कुछ ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद आनी चाहिए। और सबसे पहले तो अपने मन से डर निकाल लीजिए कि हमको बहुत रट्टा लगाना पड़ेगा क्या। सी अंडरस्टैंड, EISSM में 3 चीज़ें आपको सक्सेस दिलाएगी एग्जाम में। पहली ऑब्वियसली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, दूसरा ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा कुछ पार्ट को आपको लर्न करना पड़ेगा, वो क्या लर्न करना पड़ेगा, कैसे लर्न करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। और तीसरा जो हिस्सा है वो है क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन। हाँ, ये एक ऐसा पेपर है जहाँ पर क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, मैं आंसर A लिखूँ, B लिखूँ या C लिखूँ, उसको तीनों आंसर आ रहा है लेकिन कौन सा लिखना यही पता नहीं है, और इधर ही आधी गड़बड़ होती है कि सब कुछ आते हुए भी आप नहीं लिख पा रहे हो। तो क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन स्किल पर भी हम काम करेंगे, कैसे करेंगे वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो चलिए, वी विल मूव फॉरवर्ड टू द कॉमन पूल कॉन्सेप्ट। अभी तक कोई किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ ले, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। सो द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी is about the concept of system.
द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। ये कॉमन पूल कॉन्सेप्ट्स आपके सिलेबस में फ्रेगमेंटेड बेसिस पे दी हुई है, तो आपको इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये पूरे सिलेबस में हर चैप्टर में आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा पहले ही पढ़ लेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। चलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप में से कुछ बच्चे मुझे बताएं कि इस वर्ड को सुन के लाइक व्हाट व्हाट कम्स टू योर माइंड, व्हाट इज अ सिस्टम, क्या लगता है आपको सिस्टम का मतलब क्या होगा? प्रोसेस थ्रू विच वर्क इज एग्जीक्यूटेड। ओके, एक बच्चे ने बोला कि सर प्रोसेस होती है, प्रोसेसर। ठीक है जी, प्रोसेस लिख लेंगे आपके लिए। और भी कोई बच्चा बताओ। एक बच्चा बोल रहा था प्रोसेस, दूसरा आंसर क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए आप। सर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, ओके, मैकेनिज्म। और क्या लग रहा है आपको? व्हाट मोर कैन बी देयर? प्रोसेस, मैकेनिज्म, सही जा रहे हो, और आगे बताओ। नेटवर्क। नेटवर्क, वेरी गुड। somebody is saying that network is there, चलो मान लेते हैं। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? चलिए अभी हम आपको बताएंगे कि सिस्टम का मतलब क्या है। सिस्टम का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले मैं आपको ओरली बताऊंगा। सिस्टम का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। तो इस डेफिनेशन के 3 हिस्से। पहला हिस्सा कह रहा है स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स, छोटू छोटू कंपोनेंट्स, स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स। अच्छा, ओहो, आगे चलते हैं। स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स, आगे क्या था? वर्किंग टुगेदर। अच्छा जी, साथ में काम करेंगे, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट है ये, वर्किंग टुगेदर। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा था सर? टू अचीव अ कॉमन गोल। तो यहां आ रहा था टू अचीव ए कॉमन गोल, टू अचीव ए कॉमन गोल, राइट। तो ये अगर कोई भी चीज ये 3 टेस्ट को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे भैया वो सिस्टम है। नाउ लेट अस एनालाइज। चलिए मोबाइल फोन का एग्जांपल लेते हैं। ये आपको दिख रहा है मेरा मोबाइल फोन हाथ में। अभी क्या इस मोबाइल फोन में स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स है क्या? आपको दिख रहा है, ये देखिए पीछे स्पाइडरमैन का आपको दिख रहा है। स्पाइडरमैन अपना फेवरेट सुपर हीरो है, तो अपन ने लगा लिया उसको पीछे यहाँ पे। तो क्या इस ये मोबाइल एक सिस्टम है? लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस टेस्ट इट। फर्स्ट टेस्ट, स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स। क्या इसमें कोई स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स है? हाँ, मुझे लग रहा है कि इसमें वो पीछे स्किन लगाया हुआ है, ये इसका बैक कवर है, यहाँ पर फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, इसका अंदर का स्पीकर, सब कुछ है, इसका स्क्रीन है, उसके अंदर का मदरबोर्ड है। तो क्या स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स है? हाँ डेफिनेटली है। तो पहला चीज तो सेटिस्फाई हो गया। लेट अस कम टू द सेकंड थिंग, वर्किंग टुगेदर। ये अलग अलग काम कर रहे हैं या साथ में काम कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? आर दे वर्किंग टुगेदर और नॉट? Yes, sir, together. Obviously they are working together. ओहो, and what is the common goal? ये important है, what is the common goal they are achieving? ये मोबाइल फोन हम क्यों लेते हैं सर? ऑब्वियस ही बात है, हम लोगों से कनेक्शन में रहना चाहते हैं, हम लोग फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब कुछ देखना चाहते हैं। तो यही सारा कॉमन गोल ये एक डिवाइस अचीव कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कनेक्टिंग विद पीपल इज द मेन गोल दैट दिस डिवाइस इज अचीविंग। तो आप यहाँ पे दिल थाम के बोल सकते हो कि भैया ये जो है ये सिस्टम है। बहुत बढ़िया। चलिए सर, ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, तो ये तो सिस्टम होना ही था। व्हाट विल से अबाउट अ बुक? क्या ये बुक एक सिस्टम हो सकता है? वेदर दिस बुक इज अ सिस्टम, क्या लग रहा है? लेट अस टेस्ट अगेन। स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स, बुक में स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स है क्या? हाँ, उसमें पिन्स लगी हुई है, उसमें पेपर है, ऊपर से कार्डबोर्ड का वो जो है वो लगा हुआ है, और उसमें कलर वगैरह है, प्रिंट का इंक है उस पर। तो स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट तो है। वेदर दे आर वर्किंग टुगेदर, हाँ इसको देख के तो लग रहा है कि दे आर वर्किंग टुगेदर। एंड व्हाट इज द कॉमन गोल दे आर अचीविंग? नॉलेज प्रिजर्वेशन या राइटिंग। हमको नॉलेज प्रिजर्व करने की जगह है ये, तो कॉमन गोल इट इज अचीविंग। तो इवन बुक इज अ सिस्टम। चलिए आपसे एक और सवाल है मेरा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ह्यूमन बॉडी?
आप अपने बॉडी को देखिए जरा, जहाँ भी आप बैठे हो जरा अपने आप पे एक नज़र डालिए और बताइए क्या आपकी बॉडी एक सिस्टम है कि नहीं? यस। यस, अवर बॉडी इज अ सिस्टम, स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स, इतने सारे तो ऑर्गन्स है हमारे, हमको पता नहीं कितने ऑर्गन्स है वर्किंग टुगेदर। ऑब्वियसली सर, वर्किंग टुगेदर इसलिए तो बैठे हुए हैं। एंड व्हाट इज द कॉमन गोल वी आर अचीविंग? लिविंग। लिविंग इज द कॉमन गोल दैट इज बीइंग अचीव्ड। तो हम बोलेंगे भैया आपका ह्यूमन बॉडी भी क्या है? सिस्टम है। अब बात करेंगे मुद्दे की, क्योंकि ये सब कुछ सिस्टम है तो क्या कंप्यूटर भी एक सिस्टम है क्या? वेदर अ कंप्यूटर इज ऑल्सो अ सिस्टम। आपके सामने लैपटॉप, ये भी तो छोटा कंप्यूटर ही है। तो जैसा ये एक सिस्टम है तो भैया कंप्यूटर भी एक सिस्टम है। आप समझ रहे हो? और इस डेफिनेशन से एक बात तो आपको शायद क्लियर हो गई होगी कि इस दुनिया में हर चीज एक सिस्टम है। कुछ भी ले लो आप, कुछ भी, इवन द एटमॉस्फियर, द एनवायरमेंट, द एयर, इट इज अ सिस्टम। समझ रहे हो? जिस कैमरा से आप देख रहे हो वो भी एक सिस्टम है, जिस पंखे के नीचे शायद आप बैठे होंगे वो भी एक सिस्टम है। ये जो सारा स्टूडियो, ये जो सारा बैकग्राउंड है, ये भी सब क्या है? इट्स अ सिस्टम। लेकिन आपके सिलेबस में हमको कौन सा सिस्टम सीखना है? पूरी दुनिया की बात नहीं करनी, हमको कौन सी सीखना है? कंप्यूटर वाले सिस्टम की हम बात करेंगे। सो दैट वाज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। आगे बढ़ेंगे, बिकॉज आपके सिलेबस में बहुत सारा सिस्टम सिस्टम ये वर्ड आएगा, तो अभी ये डेफिनेशन आपके मन में बैठ जाना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक किसी कोई डाउट है? अगर डाउट हो तो इमीडिएटली रुका के अब आप अपना माइक ऑन करके आप मुझे पूछ सकते हो। अगला कॉन्सेप्ट, सेकेंड वन, ये कॉमन पूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऐसे खून में उतर जाना चाहिए बिल्कुल, कि रात को उठा के पूछो भैया सिस्टम क्या है, तो बोलना तू बोल रहा है तू सिस्टम है, मेरे को उठाया मैं भी सिस्टम हूँ, ऐसा तुम्हारे मन में से आना चाहिए। ये देखिए सेकेंड कॉन्सेप्ट है डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। चलिए सनसनीखेज खुलासा आपसे करेंगे। क्या लग रहा है आपको इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन? Information is useful data. वाह क्या बात! इंफॉर्मेशन इज, डेटा इज एनी इंफॉर्मेशन। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलते जाइए। Data is processed information. अदिति कह रही है कि डेटा इज प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, और तनिष्क क्या बोल रहा था? डेटा इज एनी इंफॉर्मेशन। डेटा इज एनी इंफॉर्मेशन। अच्छा, और बताइए, कोई बच्चा कोई और बताइए। देखो डरना नहीं आपको, बिल्कुल दिल खोल के बोल लो, यहाँ बोल लो, गलती करोगे चलेगा, एग्जाम में नहीं करना, बिल्कुल जो मन में आए बोल दो बिल्कुल। When data is processed, it becomes information. When data is processed, it becomes information। वाह, यश ने यहाँ पर सिक्सर लगा दिया है। हाँ बोलिए ऐश्वर्या। डेटा इज अ वाइडर टर्म देन इंफॉर्मेशन। ओके, गुड इनपुट फ्रॉम एवरीवन। चलिए अब आपको एग्जैक्ट बताएंगे डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, ठीक है ना? पहले आपको कुछ पॉइंट्स लिख देंगे, उसके बाद जो है हम उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। डेटा जो होता है ये बड़ा ही रॉ होता है, इट इज इन अ रॉ फॉर्म, नो अनसॉर्टेड, इसमें कोई सॉर्टिंग फॉर्मेटिंग कुछ नहीं होती। मे और मे नॉट बी अपडेटेड, मे और मे नॉट बी अपडेटेड, मे और मे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना? ये ऐसा दोनों इसमें चीज़ें पॉसिबल है। और लास्ट में नॉट रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, नॉट रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, बहुत सिंपल, नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। सर कोई एग्जांपल दीजिए, मतलब दिमाग में घुस जाए एकदम। इमेजिन करो कि हमको जाके दिल्ली में क्लासेस चालू करनी है, तो मैंने आईसीआई से बोला आईसीआई आप जो है बच्चों का जो है हमको एक्सेल शीट भेज दो, जहाँ पर सारे बच्चों का जो है आपके पास उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो कुछ भी आपके पास वो सारा एक्सेल शीट हमको भेज दो। आईसीआई ने एक्सेल उठाया और मेरे को मेल कर दिया। अब जब उस एक्सेल शीट को मैंने देखा ना, आई एम अ फैकल्टी फॉर सीए इंटर EISSM, तो मुझे क्लासेस लगानी है EISSM की, तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इन सारे बच्चों में से इंटर का बच्चा कौन है, उसमें से सेकंड ग्रुप का बच्चा कौन है, उसमें से फ्रेशर्स कौन है, कौन से जो है वो एग्जाम एक बार दे चुके, कौन कैसा है, उसके हिसाब से किसको फास्ट ट्रैक देना है, किसको रेगुलर करना है, किसको बूस्टर बैच देना है। ये 3 तरह की बैचेस चलती है, तो इतना मुझे डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट ने मुझे जो एक्सेल दिया
उसमें केवल बच्चों का नाम था, 15 लाख बच्चों का नाम था, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका मेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ था, लेकिन कौन इंटर फाइनल किधर क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बेसिकली इंस्टीट्यूट ने जो एक्सेल फाइल मुझे दिया है, क्या ये सॉर्टेड है कि अनसॉर्टेड है? इट इज़ अनसॉर्टेड। क्या इससे मैं इमीडिएट डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। और हो सकता है कि ये अपडेटेड हो या ना हो, मुझे इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो जो एक्सेल फाइल वहाँ इंस्टीट्यूट ने मुझे ऐसा दे दिया है रॉ फॉर्म में, दैट एक्सेल फाइल इज नथिंग बट अ डेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जैसे कि एक बच्चे ने बोला था, इट इज अ प्रोसेस्ड डेटा, इट्स अ प्रोसेस्ड डेटा, इट इज सॉर्टेड, मतलब फॉर्मेटिंग वगैरह हो रखी है। और दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बड़ी चीज है, अपडेटेड है, और दूसरा क्या है, रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। सर इसका क्या मतलब है, एग्जांपल दीजिए ना। अब मैंने वो एक्सेल फाइल क्या करा, मेरे ऑफिस के बंदे को दिया, मैंने कहा भाई इसमें बैठ के एनालिसिस कर ले और अपने को जो लगता है वो इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल। तो उसने उसको फॉर्मेटिंग करा, इंटर फाइनल फाउंडेशन को अलग करा, फिर इंटर में से ग्रुप 1 ग्रुप 2 को अलग किया, फिर फ्रेशर्स कौन से, रिपीटर्स कौन से, फिर किसको बूस्टर, वो सब कुछ निकाल करके मेरे को एक छोटी सी एक्सेल फाइल फॉर्मेट करके दी। नाउ दैट इज अपडेटेड ऑल्सो एंड दैट इज इमीडिएटली रिलेवेंट फॉर माई डिसीजन मेकिंग। तो अब मैं बोलूंगा कि जो मेरे बंदे ने मेरे को एक्सेल फाइल बना के दी है, नाउ दैट इज एन इन्फॉर्मेशन, राइट। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आपका टैक्सेशन के क्लासेस आपके हुए हैं क्या? कुछ क्लासेस हुआ आपका टैक्सेशन का, आगे पीछे कुछ हुआ? यस। तो आपको बजट के बारे में तो आइडिया होगा कि हर साल इंडिया में बजट आता है। अभी इंडिया के अपने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, वो हर साल बजट लाते हैं, वो मतलब जब तक उनकी सरकार है तब तक वो बजट लाएंगे। अब 2012 में जब मैं स्टूडेंट था तभी भी बजट आया था, और इस साल भी बजट आया है, हर साल बजट आ रहा है। तो 2012 में जो बजट आया था वो आज आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, इट इज नॉट अपडेटेड फॉर यू, इट वॉज अपडेशन फॉर माई, मतलब वो मेरे लिए अपडेशन था उस टाइम पे 2012 में। आज वो आपके लिए क्या है, इट इज जस्ट अ डेटा फॉर यू। लेकिन अगर बजट में कुछ चेंजेस आते हैं, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन लेके आता है जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो जाएगा, देन दैट डेटा विल बी ट्रीटेड एज इंफॉर्मेशन टू यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब आपको सिचुएशन के हिसाब से देखना है कि ये डेटा है या इंफॉर्मेशन है। अपडेशन तो हर साल आ रहा है, लेकिन अगर वो आपके लिए अपडेटेड है, आपके लिए रिलेवेंट है, तो ही वो आपके लिए इंफॉर्मेशन कहलाया जाएगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, दुनिया में पहले डेटा आता है कि पहले इंफॉर्मेशन आती है? डेटा। कोई बच्चा ऐसा है कि जो बोल रहा है कि दुनिया में पहले इंफॉर्मेशन आती है? यस? नहीं ना, ऐसा तो कोई नहीं होगा भैया। पहले आता है, पहले मुर्गिया या अंडा आया वो वाली कहानी है। पहले डेटा आएगा, उसी के ऊपर से आप क्या बनाते हो, इंफॉर्मेशन बनाते हो। चलिए जी, तो हमने दो कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पर सीखी कि देखा कि सिस्टम क्या होता है और भैया डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होती है। अब जरा इनका जुगाड़ करेंगे, तीसरी कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे यहाँ पर। द थर्ड कॉन्सेप्ट विल हैव, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखो मैंने बोला ना जुगाड़ करेंगे, तो पहले हमने देखा कि भैया सिस्टम क्या होता है, अभी दूसरे कॉन्सेप्ट ने देखा कि इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो यार ये इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? चलिए आपसे सवाल है मेरा, आपके हिसाब से क्या होता है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम? आपको अभी आपको मतलब तो पता है दोनों का, आप ही बताइए व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? सर छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन जो अपने को मतलब ये करते थे, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, उनको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, और बोलिए कोई। सारा जो रेलेवेंट डेटा है हाँ, नेटवर्क पॉइंट्स बना। अच्छा देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एनी सिस्टम विच गिव्स यू इंफॉर्मेशन फॉर योर डिसीजन मेकिंग, उसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक ऐसे सिस्टम जो आपको इंफॉर्मेशन देती है आपके डिसीजन मेकिंग के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जाम्पल है आपका स्मार्टफोन। सबसे पहले तो क्या स्मार्टफोन सिस्टम है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं उसको। क्या इससे कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है? हाँ डेफिनेटली। आप जैसे मैं व्हाट्सएप यहाँ पर देख रहा हूँ, तो देखिए आपको दिख रहा होगा बहुत सारे मैसेजेस अनरीड पड़े हुए हैं। जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे को नोटिफिकेशन सेंटर में ऊपर से दिखाई देता कि क्या क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है।
तो बेसिकली दिस इज गिविंग मी एन इन्फॉर्मेशन। जब मैं कॉल लॉग में जाकर देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि अच्छा किसी दोस्त का मिस कॉल हो गया, या मैंने कितने से किस पर्सन से कितनी बात करी जो, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो आई कैन से दैट दिस मोबाइल फोन इज नॉट ओनली अ सिस्टम बट इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। अभी उसी लॉजिक से क्या आपका कंप्यूटर भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है? वेदर कंप्यूटर इज ऑल्सो एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, हाँ या ना? ऑब्वियसली यस, ऑब्वियसली यस, कंप्यूटर इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको पता चलता है आपने डेटा किधर सेव किया, आपकी मेमोरी आपको पता चलती है कि आपके अगर 1 TB का हार्ड डिस्क है तो उसमें हम डिवाइड करते हो C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, फिर आपको पता चलता है उधर कि 52 GB फ्री आउट ऑफ 123 GB, ये जो पता चलता है आपको, इट इज व्हाट इट्स एन इन्फॉर्मेशन। आप जब राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कंप्यूटर कुछ अटक रहा है या नहीं अटक रहा है, समझ रहे हो? तो आपके डिसीजन के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंप्यूटर से मिलती है, इसलिए कंप्यूटर भी क्या बन गया आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, नोट्स की बात करेंगे। क्या ये बुक आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम है? वेदर दिस बुक इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप जो नोट्स बनाते हो क्या वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है? Yes. ऑब्वियसली यस, इट इज द आंसर शुड बी यस। सिस्टम तो है ही, और उससे आपको पढ़ के नॉलेज मिल रहा है और उसमें आपने कुछ अपने जो है वो नोट्स बना रखे, तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम तो है। तो इस दुनिया में हर चीज़ क्या हो गई? इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गई, अगर उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो। लेकिन आपके सिलेबस से रिलेवेंट क्या है सर? आपके सिलेबस में हमको पढ़ना है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्पेसिफिक। जनरल कॉन्सेप्ट्स ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे। हमको क्या पढ़ना है? कंप्यूटर वाली इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो उसको टेक्निकली हम लोग कहते हैं CBIS, व्हाट वी कॉल इट, CBIS, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। दैट वाज बेसिक पार्ट। अभी आगे बढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ ये, बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। सिस्टम समझा, डेटा इंफॉर्मेशन समझा, इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझ लिया। अब थोड़ी कुछ अलग बात करेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का मीनिंग क्या होता है? क्या लग रहा है आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म नेटवर्क? नेटवर्क का मीनिंग, नेटवर्क मानने, कनेक्शन, करेक्ट, वेरी गुड। द राइट वर्ड इज कनेक्शन। नेटवर्क का मतलब होता है कनेक्शन। अभी आप और मैं आज इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो क्या इंटरनेट एक नेटवर्क है? यस और नो? Yes. इंटरनेट इज अ ह्यूज, इट्स अ जायंट नेटवर्क जो बहुत सारे पूरे वर्ल्ड के लोग मिलकर इसको चला रहे हैं। तो बेसिकली नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है अगर आपको कनेक्शन सेटअप करना है। और कंप्यूटर की दुनिया में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, एक होता है एक्सटर्नल नेटवर्क और एक होता है इंटरनल नेटवर्क। सर एक्सटर्नल नेटवर्क मतलब जो ब्रॉडबैंड की वायर, जो आपका ऑप्टिक फाइबर का वायर जहाँ से इंटरनेट आ रहा है आपको, फिर चाहे वो वायरलेस हो या वायर्ड हो, फर्क नहीं पड़ता, दैट इज एन एक्सटर्नल नेटवर्क। सर इंटरनल नेटवर्क कैसे होगा? क्या कंप्यूटर में कभी इंटरनल नेटवर्क होता है क्या? हाँ डेफिनेटली होता है। चलिए आपको कुछ एग्जांपल दिखाएंगे। क्या कंप्यूटर का कभी मदरबोर्ड देखा है आपने? सर सुना तो है, कभी घर पे मौका नहीं मिला, कभी खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये देखिए भाई, ये आपके सामने मदरबोर्ड, अगर आप ठीक तरीके से इसको देख पा रहे हो तो आई एबल टू सी इट? आई गेस यस। तो अगर आप इस मदरबोर्ड को बड़ी आराम से देख रहे हो तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स आपको दिखेंगे। ये वाला इमेज थोड़ा ठीक है बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको आ रही है। अरे गूगल बाबा नीचे हो जा, ज़्यादा ही जूम हो गया। ये देखिए, अगर उस मदरबोर्ड का अगर आप देखो तो एक जगह पे आपकी रैम लगी हुई है, एक जगह पे आपके वो मदरबोर्ड का ठंडा जो लगता है वो पंखा लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है। उसके बाद एक जगह पे आपका प्रोसेसर लगा हुआ है, दूसरी जगह पे आपका बायोस का लगा हुआ है। तो बेसिकली एक ही मदरबोर्ड पे इतनी सारी चीज़ें लगी हुई है, तो ये एक दूसरे से इंटरनली भी कनेक्टेड है। अगर कनेक्शन नहीं है तो काम कैसे चलेगा? CPU से हार्ड डिस्क कनेक्टेड ही नहीं है, तो CPU को पता ही नहीं कि हार्ड डिस्क किधर है। रैम अपना अकेला ही घूम रहा है जंगल में, उसको पता ही नहीं कि कौन किधर है। तो कंप्यूटर काम कैसे करेगा? कनेक्शन तो होना जरूरी है। इसलिए कंप्यूटर में 2 तरह के नेटवर्क होता है, एक होता है आपका एक्सटर्नल नेटवर्क और ये होता है आपका इंटरनल नेटवर्क। तो इस चीज़ को ज़रा बेसिक के लिए ध्यान रखना, 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल एक्सेस। द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल एक्सेस।
चलिए लॉजिकल को भूल जाइए, मुझे आप ये बताइए कि एक्सेस का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एक्सेस? अब बोलोगे सर कितना सिंपल सवाल है, एक्सेस मतलब सुजुकी एक्सेस, क्या बात कर रहे हो आप हैं? Yes. सुजुकी एक्सेस नहीं नहीं नहीं, तो बताइए आप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एक्सेस? हाँ एक बार रिपीट करना। रीच, ओके, कोई और? यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट। जैसे आप देखिए ये पेन है, इस पेन को मैंने अपने हाथों में पकड़ रखा है, तो मैं बोलूंगा कि मेरे को इस पेन का एक्सेस है, बराबर। अभी आप और हम मिलकर वर्चुअल मोड पर क्लासेस को कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को एक्सेस है, आपको नॉलेज बेस का एक्सेस है। इंस्टीट्यूट ने आपका स्टडी मटेरियल बनाया, लेकिन वो उन्होंने बनाया, बच्चों तक कैसे मिलेगा? तो उन्होंने अपने वेबसाइट पर डाल दिया, उन्होंने आपको फिजिकल घर पे डिलीवरी दे दी, तो आपको नोट्स का एक्सेस मिल गया। तो बेसिकली रीच इज़ अ वेरी प्रॉपर वर्ड, कि किसी भी चीज़ को अगर आप जाकर उसको पकड़ सकते हो या उस तक रीच हो सकते हो, वो आपके कंट्रोल में आ सकता है, या आप उसको डेटा भेज सकते हो या वहाँ से डेटा आ सकता है, तो हम बोलेंगे आप एक दूसरे के एक्सेस में हो। समझे नहीं समझे? और अब बात करेंगे लॉजिकल एक्सेस की। अच्छा, लॉजिकल का क्या मीनिंग होगा? मतलब ये लॉजिकल का क्या मीनिंग होगा? कौन बताएगा लॉजिकल का मीनिंग? लॉजिकल एक्सेस का ऐसा मीनिंग क्या होगा? मतलब मजा आएगा आपके आंसर सुन के, बताओ लॉजिकल एक्सेस का मीनिंग क्या हो सकता है? साइंटिफिक रीच। क्या बात है, ऐश्वर्या बोल रही है साइंटिफिक रीच, बहुत बढ़िया। और करेक्ट इंटरप्रेटेड कलेक्शन। सीधी थोड़ा क्लियर बोलना। सर लॉजिकल मतलब हम करेक्ट इंटरप्रेटेड बोल सकते हैं, और फिर एक्सेस का ओहो, मीनिंग मतलब होशियारी वाला एक्सेस, ये आपको कहना है, मतलब दिमाग का इस्तेमाल करके बिल्कुल लॉजिकली जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो, वो वाला एक्सेस। देखिए कंप्यूटर की दुनिया में लॉजिकल एक्सेस ये बड़ा फैंसी वर्ड है, ये वर्ड का लिटरल मीनिंग कुछ और है, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में इसका मीनिंग अलग बदल जाता है। देखो देर आर टू कंप्यूटर्स, आज के बाद कोई आपको पूछे कि लॉजिकल एक्सेस का मतलब क्या है, तो आप बिल्कुल ये बताना उसको। नाउ देर आर टू कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर ए एंड दिस इज कंप्यूटर बी। अब इमेजिन करो ये आपके घर का लैपटॉप है, और यहाँ पर ये गूगल का सर्वर है, गूगल का सर्वर जहाँ से आप जीमेल को एक्सेस करते हो, तो हम बोलेंगे ये जीमेल वाला मशीन है, जीमेल सर्वर। तो जब भी आप google.com पे जाकर जीमेल को ओपन करते हो, तो बेसिकली आप अपने कंप्यूटर से कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हो इस सर्वर पे, बिकॉज आपका डेटा बेटा इस सर्वर पे, डेटा बेटा इस सर्वर पे। क्या क्या बात है, मतलब सही लाइन बोल दी, डेटा बेटा आपका इस सर्वर पे है। तो कंप्यूटर की दुनिया में लॉजिकल एक्सेस का मतलब होता है एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करना वाया नेटवर्क, उसको हम कहते हैं लॉजिकल एक्सेस। एक बार रिपीट करूंगा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करना वाया नेटवर्क, उसको उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं कंप्यूटर की दुनिया में? लॉजिकल एक्सेस। देखिए कितना अलग लिटरल मीनिंग है इसका। तो नॉर्मली जब आप फेसबुक पे जा रहे हो तो लॉजिकली उस सर्वर को आप एक्सेस कर रहे हो। आप आज जो वर्चुअल क्लासेस देख रहे हो ना, ये जूम के थ्रू हम वर्चुअली कनेक्टेड है यहाँ पर, समझ रहे हो? तो हम लोग लॉजिकली कनेक्टेड एक दूसरे से, रियलिटी में नहीं, लॉजिकली वर्चुअल में कनेक्टेड है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल एक्सेस। टेल मी, आर यू एंजॉइंग द सब्जेक्ट? मजा आ रहा है? कुछ नया नया कॉन्सेप्ट सीखने? Yes, ये सारी चीजें आपके लिए मतलब रोजाना जिंदगी में होती है ये, लेकिन पता नहीं कि इसको ये कहते हैं। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल एक्सेस। मैंने पीछे आपको सर्वर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्या? प्लीज टेल मी। कभी आई मीन इन द इंट्रोडक्टरी लेक्चर जब हमारा हुआ था, क्या उस टाइम पे हमने आपको सर्वर के बारे में कुछ बताया था? ओके, तो सर्वर के बारे में भी आपको जान लेना जरूरी है, बिकॉज देखो यहीं पर हमने बातें करते करते सर्वर का नाम लिए। आपने बहुत सुना होगा कंप्यूटर सर्वर, जीमेल का सर्वर, ये सर्वर। बैंक में गए, बैंक वाले आपको बोलते हैं यार सर आज सर्वर डाउन है, आपको लगता है भैया यही डाउन है। तो सर्वर होता क्या है कंप्यूटर की दुनिया में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सर्वर?
बिकॉज आपके सिलेबस में ये मतलब एनाकोंडा की तरह फैला हुआ वर्ड है, हर जगह सर्वर 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 सर्वर। अरे बट होता क्या है सर्वर, चलो इसकी जानकारी लेंगे। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लेंगे। आज किसी बच्चे की यहाँ पर शादी करवाएंगे हम। लेट अस से फॉर एग्जांपल, किसकी शादी करवाए, कौन इंटरेस्टेड है अपनी शादी कराने, बता दो जल्दी। यश की शादी करवाएंगे, ठीक है। यश राउत की शादी है, बच्चा वहाँ पे एक्साइटेड हो रहा है। बेटे वर्चुअल है ठीक है ना, आप खुश मत होना इतना। हाँ ये देखो बच्चा शर्मा गया, मतलब पूरा शर्मा गया यहाँ पे। देखो भाई यश की शादी थी, यश ने डेस्टिनेशन वेडिंग रखी है मालदीव्स में, बिल्कुल धमाकेदार। और मालदीव्स में उसने इवेंट मैनेजमेंट लगाया पूरा जबरदस्त तरीके से, मालदीव्स में पूरा इवेंट मैनेजमेंट लगा दिया है। और यश ने जो है हम सबको इनवाइट करा ही नहीं है, लेकिन हम तो वो कैटेगरी के ना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। हम चले गए सारे बच्चे, आप में हम सब लोग चले गए यश की शादी में, बिल्कुल वहाँ पर बैग लेके खड़े हो गए कि भैया हमको तो शादी में शामिल होना है। तो ठीक है, अब यश तो दूल्हा है, तो मुझे बताइए जब यश ने इवेंट मैनेजमेंट लगा रखा है तो हम हमेशा यश से पूछेंगे क्या कि यश यार हमको रूम कौन अलॉट करेगा, यार हमको बैग्स कहाँ पे रखनी है, हम फ्रेशअप कहाँ पे हो जाए, कौन सा प्रोग्राम कब है, हम यश से पूछेंगे या इवेंट मैनेजर से पूछेंगे? क्या लगता है आपको? इवेंट मैनेजर। ऑब्वियसली इवेंट मैनेजर से पूछेंगे, बिकॉज हर चीज़ अगर यश से ही पूछने लगे तो यश बोलेगा यार मैं शादी करूँ या तुम्हारे डाउट सॉल्व करूँ यहाँ पर, हाँ मतलब शांति की ज़िंदगी जीऊँ या नहीं जीऊँ मैं। तो आपने बोला चलो भाई ठीक है इवेंट मैनेजर से पूछे, तो इवेंट मैनेजर ने आपको कमरा दिखाया। अब संगीत का समय आ गया, रात में संगीत का समय था, सारे बच्चों का जोरदार डांस था, अपनी एकदम कड़क वाली हीरो के जैसे एंट्री थी। तो मैंने यश को बोला यश देख हमारा डांस है ना तेरे लिए, हम तेरे लिए बस तेरे लिए जबरदस्त यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो तू नीचे से ना वो स्टेज के नीचे से फटाके फोड़ वहाँ पर। अभी अच्छा लगेगा कि यश फटाके फोड़े? मतलब अगर हीरो की एंट्री करनी है तो वो गैस वैस आपको लगाना पड़ता है, गैस मतलब स्टेज पर। तो मैंने यश को बोला यश तुम पीछे से गैस लेके खड़े रहो वहाँ पर, जब हमारी एंट्री की तो मज़ा आ जाना चाहिए बिल्कुल। अब ये चीज़ हम यश को बोलेंगे या इवेंट मैनेजर को बोलेंगे? क्या लग रहा है आपको? इवेंट मैनेजर। मुझे लग रहा है कोई बच्चा बोला कि नहीं नहीं सर हम तो यश को ही बोलेंगे, चाहे इवेंट मैनेजर हो या ना हो, यश को ही। नहीं नहीं बेटे ऐसे नहीं करते, इवेंट मैनेजर को बोलेंगे। कौन सा प्रोग्राम कब है, हल्दी कब है, फेरे कब है, रिसेप्शन कब है, मेहंदी कब है ना, बहुत सारे रस्में होती है, पता नहीं कितनी सारी होती है, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोग्राम होता है। तो सारा कुछ जो है वो इवेंट मैनेजर को हम पूछ पूछ के कर रहे हैं। तो अगर आप देखो कि शादी भले यश की है लेकिन मेन हीरो तो इवेंट मैनेजर है। सारे लोग जो मालदीव्स में आए हुए हैं वो सबकी सब इवेंट मैनेजर को पूछे कि भैया अब बता दो प्रोग्राम क्या है, अब कौन सा जो है ये रिसेप्शन है कि क्या है, अब कौन सा प्रोग्राम है, अब डांस कैसे करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई, किसका क्या शेड्यूल है, वो सब कुछ इवेंट मैनेजर को पता है। तो अब इमेजिन करो कि शादी में ये जो इवेंट मैनेजर है ये अब मेन बंदा बन चुका है जो सब कुछ मैनेज कर रहा है। बस आपके कंप्यूटर की दुनिया में ये इवेंट मैनेजर ही आपका सर्वर है, जिसको सारे कंप्यूटर जो नेटवर्क में लगे हुए हैं वो सर्विस पूछते हैं कि मेरे को डेटा का फाइल दे दे, मेरे को प्रोसेसिंग करना है, मेरे को फाइल को सेव करना है, मेरे को ईमेल करना है, मेरे को अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट क्लोज करना है, अकाउंट को टर्मिनेट करना है, और पता नहीं कितनी बातें। लेकिन सारी रिक्वेस्ट को एंटरटेन कौन कर रहा है? सर्वर। और यहाँ पे यश की शादी में वो सर्वर कौन है? आपका इवेंट मैनेजर। प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंप्यूटर सर्वर? यस और नो? यस सर। यश आपको तो समझ गया होगा, है कि नहीं? क्लियर है सर एकदम। यश कहीं दूसरे ख्यालों में तो नहीं चले गए भाई? वापस आ जाओ। नहीं सर। हाँ आपकी हंसी सब कुछ बता गई आंखों ही आंखों में। चलो कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ेंगे हम। तो भैया सर्वर का ये कहानी था कि सर्वर होता क्या है। सर्वर से अगला एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नोड। ये कैसा गंदा सा नाम है, नोड क्या होता है भाई? नोड क्या होता है? बेसिकली शादी में जो सारे लोग आए थे, आप मैं हम सब है नोड, जो कि सर्विस रिक्वेस्ट कर रहे हैं इवेंट मैनेजर से। तो कंप्यूटर की दुनिया में जो ये ऐसे होता है, देखो ये होता है सेंट्रल सर्वर, और ये छोटे छोटे कंप्यूटर जो है ये सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। तो ये तो हमारा भैया सर्वर है, सर्वर बबुआ है, और ये जो रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से, इसको हम क्या कहते हैं? नोड। सिंपल भाषा में आपके लैपटॉप से जब आप जीमेल ओपन करते हो तो वो जीमेल का भैया सर्वर है और आपका लैपटॉप नोड है। ये बस टेक्निकल लैंग्वेज है बड़ी सिंपल चीज़ है।
कंप्यूटर को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है उसको रियल लाइफ से रिलेट करो। रियल लाइफ से रिलेट करोगे, चुटकियों में टेक्नोलॉजी समझ में आएगी, राइट। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वर। अब एक बहुत ही बढ़िया सा छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे जो शायद आपने सीख रखा होगा। वी विल मूव फॉरवर्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क। हर्षद मेहता का डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है। तो आप बताइए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क? बताइए आप, आपके हिसाब से रिस्क का मतलब क्या होता है? डेंजर ऑफ थ्रेट्स, डेंजर ऑफ थ्रेट, ओके। अनसर्टेनिटी, अच्छा। और चलिए 2 वर्ड और लिखता हूं मैं और आप उसको इंटर रिलेट करके बताना है ना। रिस्क, एक पर एक बच्चे ने बताया तो उसको लिख देते हैं थ्रेट, है ना। और एक होता है वल्नरेबिलिटी। अब बताइए, क्या इन तीनों में कोई कनेक्शन है? 3 इडियट्स, क्या इनमें कोई कनेक्शन है? Yes. क्या कनेक्शन है बताइए? वो जिस मतलब वो चेंज होती कंटिन्यूअस फ्लक्चुएटिंग है तो वल्नरेबिलिटी है, इसमें थ्रेट है आगे के मार्केट का हाँ जो होने का, हाँ, इसलिए मतलब रिस्क है। ओके। यहाँ पर एक इक्वेशन है, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताइए आप, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। वही लॉस होने के या तो प्रॉफिट होने के, कुछ भी जो बोल नहीं सकते सिर्फ रिस्क, इसलिए वो डेंजर का मतलब है। अच्छा, क्या एग्जाम, सीए एग्जाम्स में रिस्क है कुछ? नो। अच्छा, कोई रिस्क नहीं है, क्या बात है है ना। भाई। मुझे तो पहला बच्चा मिल गया मतलब जो कह रहा है सी एग्जाम्स में रिस्क नहीं है। यहाँ तो मैं खुद कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी रिस्क है। बेटे सी एग्जाम से बहुत बड़ी रिस्क होती है, आपको पता नहीं पेपर कैसा आएगा और क्या आएगा और कितना कैसे क्या क्या हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक इक्वेशन बनता है, पहले एक एग्जाम्पल देंगे फिर इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे कि इसमें कहाँ पे प्लस माइनस इक्वल टू कहाँ लगेगा। इमेजिन कीजिए ये एक बच्चा है पप्पू, अरे क्या ये तो हाइलाइटर आ गया। पप्पू है, पप्पू को क्लास जाना है, ठीक है ना। शाम को 7 बजे उसकी एचएसएम की मेरी क्लास थी और दिल्ली के कनॉट प्लेस में मैंने क्लास रखी है। वो लक्ष्मी नगर में रहता है। अभी दिल्ली में लक्ष्मी नगर और ये कनॉट प्लेस 2 अलग अलग एरिया है जो काफ़ी दूर है और इसको बहुत ही ट्रैफिक को पार करके जाना है। पप्पू के पास बाइक है और इस बाइक के ब्रेक्स वीक है, तो हम लिखेंगे WB, वीक ब्रेक। ये पप्पू को पता है लेकिन फिर भी पप्पू निकल चुका। पप्पू अपने राह के लिए, उसको टाइम ही नहीं मिला सब कुछ ठीक करने के लिए। पप्पू राह पे निकल गया, बिल्कुल तेजी से बाइक चला रहा और यहाँ पे थोड़े से उसके ब्रेक वीक है। अब मुझे बताइए, क्या रास्ते में पप्पू का एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। अब वो एक्सीडेंट जो है उसमें उसकी जान भी जा सकती है, थोड़ी सी खरोच आ सकती है या थोड़ा बहुत आईसीयू में एडमिट, मतलब कुछ भी जो है वो उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर 3-4 चीज़ें हो रही है। सबसे पहले तो उसका ये जो एक्सीडेंट होना है जो हो सकता है, इसको ये तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या बोलेंगे, इसको ये रिस्क है। उसके बाद उसकी बाइक के जो वीक ब्रेक्स है ये उसकी हो गई वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का बेटे मतलब होता है, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस विद इन। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस विद इन, मतलब तुम में कोई कमी है। हमारे एग्जाम्पल में उस बाइक में कमी थी, करेक्ट। और थ्रेट का मतलब क्या होता है? हमारे एग्जाम्पल में थ्रेट क्या है? थ्रेट है वो सारे के सारे पर रास्ते पर चलने वाले व्हीकल्स, सारे के सारे एनिमल्स और सारे के सारे ह्यूमंस जिनसे इसकी टक्कर हो सकती है, वो सारे थ्रेट है। रोड पर चलने वाली हर गाड़ी इसके लिए थ्रेट है, रोड पर चलने वाला हर एनिमल, हर ह्यूमन, वी आर ऑल्सो सोशल एनिमल। तो सब कुछ एक थ्रेट, क्योंकि किसी के भी साथ टक्कर हो सकती है, डैश हो सकता है और इनका एक्सीडेंट यहाँ पर हो सकता है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि रिस्क का एक बहुत ही बढ़िया सा खूबसूरत सा एक इक्वेशन बनता है, रिस्क इज इक्वल्स टू थ्रेट एक्सप्लॉइटिंग योर वल्नरेबिलिटी। ध्यान से देखना इसको, यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल है, यहाँ पर एडिशन का सिंबल है। जब थ्रेट और वल्नरेबिलिटी आपस में जुड़ जाते हैं तो रिस्क मटेरियलाइज हो जाती है।
मतलब अगर आपकी गाड़ी के ब्रेक वीक है और आप स्पीड में जा रहे थे और किसी से टकरा गए, वो जिससे आप टकराए वो थ्रेट है, गाड़ी की टक्कर हुई बिकॉज आपके ब्रेक वीक थे। तो थ्रेट और वल्नरेबिलिटी जब मिल जाते हैं तो रिस्क रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। अपनी रिस्क क्या थी कि भैया एक्सीडेंट हो सकता है, यही जिसका मुझे डर था वही बात हो गई, ये वाली बात हो गई। बात समझे नहीं समझे आप? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी। और रिस्क मटेरियलाइजेशन एक वर्ड आएगा आपके सिलेबस में, रिस्क मटेरियलाइजेशन। इसका मीनिंग होता है जिसका मुझे डर था वही बात हो गई, रिस्क रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। इसको क्या बोलेंगे? द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क मटेरियलाइजेशन। डिड यू अंडरस्टैंड इट? टेल मी। यस पूरा दिमाग में बैठ गया एकदम आपके? और आज का आखिरी कॉन्सेप्ट एंड देन वील एंड द लेक्चर टुडे। आपका नेक्स्ट क्लास कब है? 11। ओहो, तो हो सकता है थोड़ा आज आपको ज़्यादा बड़ा ब्रेक मिल जाए। अगला और लास्ट का कॉन्सेप्ट है और आज का कॉमन पूल, देन वी विल बी खत्म करेंगे कॉमन पूल को। लास्ट का कॉन्सेप्ट है कंट्रोल। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कंट्रोल? आपने कई बार सुना होगा, ओए तू अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो, ओए तू जिंदगी में जरा कंट्रोल रख, जरा ठंड रख, ऐसा सुना होगा आपने। तो कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है बताइए जरा। व्हाट इज कंट्रोल? To bring under order. टू ब्रिंग अंडर ऑर्डर। अच्छा, और कंप्यूटर की दुनिया के हिसाब से सोचिए, कंप्यूटर से रिलेट करके सोचिए कि कंट्रोल क्या होगा, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ओवर कंप्यूटर्स। एक मिनट मुझे देखना तो कौन सा बच्चा आंसर कर रहा है। हाँ बोलिए रिद्धि। पावर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। अच्छा, और बताइए बताइए जरा, कोई तो बताइए। मैनेज एंड ऑर्गेनाइज। एक बार फिर रिपीट करना, मैं आंसर सुन नहीं पाया आपका। मैनेज और ऑर्गेनाइज करना। अच्छा, मैनेज एंड ऑर्गेनाइज करना, उसका मीनिंग होता है कंट्रोल। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कंट्रोल का मीनिंग क्या है। कंप्यूटर की दुनिया में कंट्रोल का मीनिंग होता है कि ये जो रिस्क है ना, रिस्क उसको मटेरियलाइज होने से बचाना। ये जो रिस्क है उसको मटेरियलाइज होने से बचाना, इसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर आप लगाते हो उसी को हम कंट्रोल कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। कोरोना वायरस से कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है? मास्क लगाना, वैक्सीनेशन करना, 2 गज की दूरी रखना, ये सब कुछ क्या है? कंट्रोल मैकेनिज्म है। समझे? कंप्यूटर में कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होगा? आप एंटीवायरस लगाते हो, कंट्रोल मैकेनिज्म है। आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करके उसमें पासवर्ड सिक्योरिटी लगाते हो ताकि आपका प्राइवेट डेटा कोई देख ना ले, दैट इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म। करेक्ट? उसके बाद अगर आपका कंप्यूटर एक सर्वर है तो उसके नेटवर्क पे आपको फायरवॉल लगाना पड़ेगा, दैट इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म। कंप्यूटर को आप हमेशा क्लीन रखते हो, वायरस जैसे आता है तो आपका जो एंटीवायरस है वो जाके उसको स्कैनिंग करता है, अगर वायरस मिलता है तो उसको किल भी कर देता है। ये सब क्या है? कंट्रोल मैकेनिज्म। तो बेसिकली कंट्रोल मैकेनिज्म हम क्यों लगाते हैं? वाई डू वी इम्प्लीमेंट कंट्रोल? बिकॉज हम रिस्क को रियलिटी में कन्वर्ट होने से बचाना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या लगाते हैं? कंट्रोल लगाते हैं। टू प्रिवेंट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंट करने के लिए हम कंट्रोल लगाते हैं। समझे नहीं समझे आप? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल। कंप्यूटर की दुनिया में दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल। बताइए अब तक का कोई कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है आपको? तो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पूल, जहाँ पे हमने सिस्टम सीखा, डेटा इन्फॉर्मेशन देखा, इन्फॉर्मेशन सिस्टम देखा, नेटवर्क, लॉजिकल एक्सेस, सर्वर, नोड क्या होता है, रिस्क क्या होती है, और लास्ट में ये भी सीख लिया कि भैया कंट्रोल क्या होता है। ठीक है? और इस आपके सिलेबस में कुछ एक्ट्स आने वाली है, उसके सिर्फ मैं नामकरण यहाँ पर कर देता हूँ ताकि आपको अवेयर हो जाए कि कितनी एक्ट पढ़ना। हाँ, ये थोड़ा सा लॉ का सिलेबस भी आएगा इधर। ठीक है? हमको पढ़ना है IT एक्ट, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये हमको पढ़ना है, नॉट इनकम टैक्स नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। थोड़ा सा कंपनीज एक्ट भी हमको पढ़ना है,
थोड़ा सा हमको जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी हमको पढ़ना है, बैंकिंग वाला। थोड़ा सा हमको प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी हमको पढ़ना है। थोड़ा सा हमको निगोशिएबल सर क्या कर क्या रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा बोल के सब तो पढ़ा ही रहे। बेटे अंडरस्टैंड, आपका जो टेक्नोलॉजी आज दुनिया में टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि वो हर सेक्टर को अफेक्ट कर रहा है। तो हर एक्ट में टेक्नोलॉजी का रेफरेंस है, तो हर एक्ट में जहाँ भी टेक्नोलॉजी का रेफरेंस है वो सब कुछ आपके सिलेबस में इन्होंने डाल दिया है, धीरे धीरे करके अब पूरा डाल दिया उन्होंने। तो हमको निगोशिएबल, मैं डरा नहीं रहा हूँ बेटे, जता रहा हूँ। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हमको पढ़ना है। उसके बाद एक और कौन सा एक्ट है वो, हाँ आरबीआई वाला भी हमको पढ़ना है थोड़ा सा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला भी पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हमको देखनी है एक्सेट्रा, अभी और भी आएगा। तो इतनी सारी एक्ट्स आपको आपके सिलेबस से हमको पढ़ना है, जो कि फ्रैगमेंटेड तरीके से आपके सारे सिलेबस में फैला हुआ है। तो जैसे जैसे चीज़ें आएंगी वैसे वैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और सर नोट्स कैसे होंगे आपके, देखो बेटे ये कुछ नोट्स की झलक आपके सामने, ये कुछ इस हिसाब से आपको नोट्स मिलेंगे। ये देखिए, दिस इज हाउ इट इज। और आपको साथ में चार्ट्स भी मिलेंगे। तो सर कुछ चार्ट्स का सैंपल बता सकते हैं क्या आप? हाँ डेफिनेटली बेटे, देखो चार्ट्स का सैंपल भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये कुछ इस हिसाब से हमने चार्ट्स आपके लिए डेवलप करे हुए हैं, राइट। तो बस दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आराम से इसको, जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए वो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट अलग अलग चैप्टर में फैला हुआ है। अभी हम जब चैप्टर्स पे जाएंगे जहाँ पे सर्वर आएगा, मैं बोलूँगा अच्छा वो देखो पहले दिन हमने सर्वर कौन से पढ़ा था, तुमको याद आ जाना चाहिए। जब लॉजिकल एक्सेस वर्ड आएगा मैं बोलूँगा अरे वो देखो हमने पढ़ा था पहले दिन लॉजिकल एक्सेस, याद आ जाना चाहिए तुमको। ये कुछ इस हिसाब से इसके चार्ट्स भी होंगे। ओके, सो व्हाट वी कैन से, आज के लिए बस इतना ही। आज का लेक्चर यही खत्म होता है। इज इट ओके? यस सर। Yes. ग्रेट।